सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर बच्चों। स्वागत है आपका अपने चैनल भैयास क्लासरूम में। मैं हूं आपका श्रेयस भैया और आज हम आ चुके हैं आपके बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि होने वाला है स्वामी विवेकानंद पॉलिटिकल थॉट। बच्चे, इस वीडियो में मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपके बीए थर्ड ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, जहां तक ये टॉपिक कंसर्न है स्वामी विवेकानंद पॉलिटिकल थॉट। आज हम बच्चे जानेंगे इंट्रोडक्शन टू स्वामी विवेकानंद, हिज व्यूज ऑन नेशनलिज्म और कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, मतलब उनका राष्ट्रवाद पे क्या नजरिया था और आज हम उसकी तार्किकता कैसे देख पाते हैं। हिज व्यूज ऑन रिलीजन, धर्मा एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, वो धर्म को कैसे देखते थे, वो रिलीजन को कैसे देखते थे और वो धर्म और रिलीजन आज की डेट में कैसे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंट है, मतलब उनके जो आइडियाज थे वो आज की डेट में हम कैसे मैनिफेस्ट होते हुए देख सकते हैं या अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। और कुछ उनके मेन आइडियाज़ और उन मेन आइडियाज़ का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, यानी कि उनकी आज की डेट में तार्किकता, उनकी आज की डेट में कितने वो सही हैं, कहाँ-कहाँ पे हम उन्हें देख सकते हैं। एट लास्ट बच्चे, मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ जो यूनिवर्सिटी के ईयरली और सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बच्चे, मैं आपको एश्योर कर दूँ, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलते हैं और जो पीवाईक्यू मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस एनालाइजेशन में आप अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उस एनालाइजेशन को आप ध्यान से देखते और समझते हैं, तो इसके बियॉन्ड आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है और इसके बियॉन्ड आपके एग्ज़ाम में रेलेवेंट भी नहीं है। ये वीडियो बच्चे सेंटर, स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अच्छा बच्चे, मैं पूछूं आपसे स्वामी विवेकानंद कौन है, तो ऐसा तो कोई बच्चा न होगा जो स्वामी विवेकानंद को ना जानता होगा। आप सब कहेंगे कि भैया वो तो यूथ आइकन थे। मैं कहूँगा बिल्कुल। चलिए इसी लाइन पे उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस। चीफ डिसाइपल का मतलब क्या होता है बच्चे? चीफ डिसाइपल का मतलब होता है मुख्य शिष्य, मतलब जो सबसे प्रोमिनेंट स्टूडेंट होता है। जैसे आप अपनी क्लास के हो सकता है सबसे प्रोमिनेंट स्टूडेंट हो, आप मेरे सबसे प्रोमिनेंट स्टूडेंट हैं, आप सारे बच्चे मेरे चीफ डिसाइपल हैं। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी चीफ डिसाइपल थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। ही वॉज अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल नेशनलिस्ट। कैसे नेशनलिस्ट थे, मतलब कैसे राष्ट्रवादी थे? स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल, मतलब इनके जो आइडियाज थे वो स्पिरिचुअल भी थे और फिलोसफी बेस्ड भी थे। जब ये देश की बात करते थे, जब राष्ट्र की बात करते थे, तो इनके आइडियाज स्पिरिचुअल और फिलोसफी में एम्बेडेड होते थे, मतलब उससे मिले हुए होते थे। उसमें जो उनके आइडियाज होते थे उसमें हमको स्पिरिचुअल और फिलोसफी की झलक देखने को मिलती थी। जिन्होंने हु रिडिफाइंड पैट्रियोटिज्म इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल टर्म्स, जिन्होंने पैट्रियोटिज्म को डिफाइन किया मॉरल और स्पिरिचुअल टर्म्स में। अच्छा बच्चे, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, और इन्होंने देशभक्ति का जो नजरिया दिया वो मॉरल टर्म्स में दिया और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक टर्म्स में दिया। देखिए बच्चे, जब हम अपने देश का स्ट्रगल देखते हैं, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल देखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति को सब ने अपने अपने तरीके से मैनिफेस्ट किया। आप पूछोगे भैया कैसे? मैं कहूँगा बच्चे, जैसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करिए, उसने पीस की बात की, यानी कि मॉडरेट मेजर्स की बात की कि हमें मतलब पीसफुली लेके आना है, हमें सत्याग्रह करना है, हमें इस तरह करना है। पर आप वहीं पे देखिए एक एक्सट्रीम विंग था जो बात करता था कि नहीं, हमें पूरा एक्शन लेना पड़ेगा ब्रिटिश के ऊपर। जैसे कि लोकमान्य तिलक हो गए, वीडी सावरकर हो गए, ये सब एक्सट्रीम आइडियाज की बात करते थे। फिर रेवोल्यूशनरी आइडियाज बच्चे, जहाँ पे आप भगत सिंह को देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को देखते हैं, ठीक है, ये रेवोल्यूशन की एकदम बात करते थे कि रेवोल्यूशन आना चाहिए, मतलब रेवोल्यूशन से ही बदलेगी चीजें। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी बात करते थे कि आध्यात्मिक चेतना जगनी चाहिए, मतलब जब आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनेस होगी, जब आपके अंदर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होगी, जब आपके अंदर स्पिरिचुअल आइडियाज होंगे, तब आप सच में जान पाओगे देशभक्ति क्या है और इसको कैसे अचीव करना है। आप मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी चीज समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ही व्यूड रिलीजन, ह्यूमैनिटी एंड नेशन बिल्डिंग एज वन यूनिफाइड मिशन। उनके हिसाब से धर्म यानी कि रिलीजन, मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी और देश को बनाना एक ही बात थी, मतलब एक ही यूनिफाइड मिशन था। समझ लीजिए वो तीनों चीज को एक ही लाइन पे देखते थे। जैसे आपका, मैं अगर जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आप अपनी कैरियर को एक लाइन पे देखते हैं ना, अपनी लाइफ के करियर को, कि मैं बीए करूंगा, बीए के बाद मैं सिविल सर्विसेज दूंगा, फिर मैं ऐसे कर लूंगा। आप एक पाथ में देख रहे हैं ना कि ये सारी चीजें एक साथ ही अचीव होंगी, पहले ये अचीव होगा, फिर ये अचीव होगा, फिर ये अचीव होगा। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी रिलीजन, ह्यूमैनिटी और नेशन बिल्डिंग को एक ही लाइन पे देखते थे, मतलब तीनों एक ही रास्ता है। जब तीनों ही चीज अचीव होगी, तीनों चीज साथ ही में अचीव होगी और यही एक मिशन है उनका, और यही एक यूनिफाइड मिशन है। ही फोकस्ड ऑन अवेकनिंग ऑफ इनर मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ द पीपल। स्वामी विवेकानंद जी ने फोकस किया था
कि जो लोगों की आंतरिक चेतना है, मतलब उनके अंदर जो इनर मॉरल है, जो उनके अंदर आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति है, वो जागनी चाहिए। जो उनके अंदर इनर स्पिरिचुअल पावर है, वो जागनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि आप पूछोगे भैया इनर स्पिरिचुअल पावर क्या है? जैसे बच्चे आप देखिए गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने अल्टीमेटली गॉड को इनर से फ़ील किया, उन्होंने अंदर से गॉड को फ़ील किया। ही फेल्ट गॉड फ्रॉम इनसाइड। सो ही फोकस्ड ऑन द अवेकनिंग ऑफ इनर स्पिरिचुअल पावर। देखिए गौतम बुद्ध के भी थॉट्स में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ही वाज वेरी ऑन दिस फैक्ट कि गॉड रिलाइज विद इन वन सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के अंदर ही भगवान है। ये बात, ये आपको पहचानना ही, उन्हें आपको जगाना है, मतलब अपने अंदर जो गॉड है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी भी क्या फोकस करते थे कि जो व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल पावर है, जो उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, वो जागनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, मतलब जन की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगर आप अ, एक इंसान की सेवा करोगे तो वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जैसे नहीं आपने रिलीजियस टेक्स्ट में देखा होगा, और हम लोग अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में बच्चे देखते हैं कि किसी भूखे को खाना खिला दो तो भगवान ज़्यादा खुश होगा। आप सुने होंगे। तो ये यही है कि जब आप इंसान की सेवा करोगे तो वही असली ईश्वर की सेवा है। तो ये मानते थे स्वामी विवेकानंद जी कि इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। He strongly advocated youth awakening and national regeneration. स्वामी विवेकानंद स्ट्रांगली एग्री करते थे कि भाई युवा को जगाओ, युवा शक्ति जगाओ इस देश की, युवा शक्ति का जागना जरूरी है। और जब युवा शक्ति जागेगी तो इस देश का पुनर्जन्म होगा, यानी कि नेशनल रीजनरेशन होगा। जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है ये हटेगा, ये सब चीजें हटेंगी, ये स्टैग्नेंट माइंडसेट, ये जो लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें खत्म होंगी और फिर देश का पुनः निर्माण होगा, पुनः जागरण जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इंडियन रेनेसा कहते हैं। तो इंडियन रीजनरेशन होगा, नेशनल रीजनरेशन होगा कब? जब युवा शक्ति जागेगी। आप समझिए कि जब भी युवा इस देश का कॉन्शियस होता है तब तब देश का आपको एक रीजनरेशन होता हुआ दिखता है। ये हमेशा से आप उठा के देख लीजिए, आप हिस्ट्री के ट्रेसेस देख लीजिए, इवन आप प्रेजेंट टाइम पे भी देख लीजिए। क्यों हर चीज़ यूथ पे इतनी सेंट्रिक है? आप देखिए कि ये जो पूरा देश है भारत, ये अपने यूथ पे क्यों डिपेंडेंट है? इसका जो पॉपुलेशन डिविडेंड है, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा यूथ है। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा यूथ पे फोकस करती है। भाई यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये देश की इकोनॉमी के लिए कंसर्न है ना? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन कुल मिला के इसका क्रक्स ये है बच्चे, कि वो ये चाहते थे कि युवा को जागना चाहिए। अगर युवा जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको बच्चे मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चे हम जानेंगे उनका व्यू क्या था नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को लेके, उनका कैसा व्यू था। तो वो कहते थे पहला पॉइंट है स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म। ही बिलीव्ड दैट इंडिया नेशनलिज्म मस्ट बी रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी एंड मोरल वैल्यूज। उनका मानना था कि जो भारत का राष्ट्रवाद है, मतलब भारत का राष्ट्रवाद, बाकी सारे तरीके भी सही हैं, लेकिन उसका जो कोर होना चाहिए ना, वो आध्यात्मिक होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पे क्यों होना चाहिए बच्चे? देखिए जब आप अध्यात्म की बात करते हैं, जब आप अध्यात्म बल की बात करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल पावर की बात करते हैं, तो उसमें बच्चे आपको कोर वैल्यूज देखने को मिलते हैं जो बहुत, मतलब ह्यूमन के जो कोर वैल्यूज हैं, जैसे कि ट्रूथफुलनेस होती है, एथिकल एक्ट्स होते हैं, है ना? एक सर्विट्यूड की भावना होती है कि हम सबके प्रति सेवा वो करेंगे, हम सबको सेवा करेंगे, हम सबकी सेवा करेंगे। एक समाज उत्थान की बात होती है, एक सोशल वेलफेयर का आइडिया होता है ना? तो स्वामी विवेकानंद भी ये मानते थे कि भारत के नेशनलिज्म का जो कोर होना चाहिए वो स्पिरिचुअलिटी में बेस्ड होना चाहिए और मोरल वैल्यूज में बेस्ड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल रिलीजन एज इंडियाज आइडेंटिटी। ही रिगार्डेड इंडिया स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एज द बेसिस ऑफ इट्स नेशनल आइडेंटिटी। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ऐसा मानते थे कि जो इंडिया का स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, मतलब जो इंडिया का ये जो आध्यात्मिक परंपरा चली आई है, यही इस देश की आइडेंटिटी है, यही इस देश की खूबसूरती है कि इस देश में इतनी कोर इसकी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन रहा है, इतना खूबसूरत और इतना, मतलब आप कहिए नॉलेजेबल इसका स्पिरिचुअल हिस्ट्री या ट्रेडिशन रहा है। इसी से इस देश की असली छवि बनती है। अगर हम यही दुनिया में लेके जाएँगे, तो दुनिया इसी का सम्मान करेगी। जैसे आप आज की डेट में देखिए भई बच्चे कि योगा एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का ही पार्ट है। आप मानिए योगा हमारे एक ट्रेडिशन का पार्ट है। योगा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, योगा इंडियन कॉन्सेप्ट है। पर आज देखिए योगा पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारी एक कल्चरल फॉरेन पॉलिसी पावर को दिखाता है कि कैसे हमारे जो आइडियाज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे आप हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में देखिए कि कुछ आपको देखने वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये पूरा जगत एक परिवार है, पूरी वर्ल्ड एक फैमिली
है ना? इस तरह के जो कोर आइडियाज़ हैं, ये सब हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का पार्ट है और इससे हमारा देश दिखता है। जैसे आप देखिए अभी जब G20 समिट हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे लिखा था ना वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो ये जो हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी को दिखाता है, व्हाट इंडिया वांट्स, हाउ इंडिया सीज थिंग्स, समझ रहे हो? इस तरह की चीज़ें ये दिखाता है, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है मैन मेकिंग नेशनलिज्म। ही बिलीव्ड दैट नेशन बिल्डिंग बिगिंस विद द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। उनका मानना था कि जब युवा सशक्त होगा, जब इस देश का व्यक्ति मजबूत होगा ना, तब ये देश मजबूत होगा, तब ये देश बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही सोचिए, जब देश का व्यक्ति मजबूत होगा, जब देश का युवा मजबूत होगा, तब तो देश बनेगा ना, तब तो नेशन बिल्डिंग की आप बात करोगे, तब तो आप बड़े-बड़े चीज़ों की बात करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज नेशनल ड्यूटी। ही कंसिडर्ड सर्विस टू द पुअर एंड नीडी एज ट्रू पैट्रियोटिज्म। देखिए हमने कहा ना, उनका ये मानना था कि अगर हम गरीब की और ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, तो वही सच्ची राष्ट्रभक्ति, वही सच्ची देशभक्ति है। इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। ही एडवोकेटेड इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। मतलब स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि हर व्यक्ति को एक बराबर सम्मान मिले। ऐसा नहीं हो कि भेदभाव हो, कि तुम ऊपर हो मैं नीचे हूँ, है ना? तुम इस कम्युनिटी से आते हो, मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ, तुम इस जेंडर, मतलब जेंडर डिफरेंट हो गया, चाहे कि तुम वुमेन हो मैं मेन हूँ, या रिलीजन डिफरेंट हो गया कि तुम इस रिलीजन को फॉलो करते हो, मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं, हम सब इंसान हैं, हम सबका बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ा है। आप समझ रहे हैं? इंसानियत बड़ी है। तो ये उनका एक व्यू था। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। ही बिलीव दैट इंडियाज प्रोग्रेस डिपेंडेंट ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉमन पीपल। मतलब उनका मानना था कि जब आम जनमानस मजबूत होगा, तब ये देश मजबूत होगा। देखिए आज की डेट में भी ये पॉइंट हम कितना रिलेवेंट मानते हैं। आज की डेट में अल्टीमेटली इंडिया की गवर्नमेंट किस एम के लिए वर्क कर रही है? जब जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जो आम जनमानस है, जब उसका अपलिफ्टमेंट होगा, जब हर आदमी समझ लीजिए प्रोग्रेस करेगा, तब तो देश प्रोग्रेस करेगा। सीधी सी बात है। यही विवेकानंद जी भी कहते थे कि भाई इंडिया तो तब प्रोग्रेस करेगा जब इसके आम लोग जो हैं वो प्रोग्रेस करेंगे, जब हम और आप प्रोग्रेस करेंगे, जब सब लोग प्रोग्रेस करेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। ही रिगार्डेड यूथ एज द ग्रेटेस्ट फोर्स फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। उनका मानना था कि जो युवा है ये सबसे बड़ी ताकत है अगर हमें इस देश को ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ का उनका मतलब ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब इस देश को हमें इवॉल्व करना, अगर हमें इस देश को एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन की तरफ ले जाना है, इस देश को अगर हमें एक ब्रॉडर व्यू देना है, अगर इस देश को हमें वर्ल्ड से जोड़ना है, अगर इस देश को हमें वर्ल्ड के आगे प्रेजेंट करना है, तो उसमें सबसे बड़ा जो फोर्स है वो यूथ का है और यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड बच्चे आपको ध्यान होगा, एक कोट स्वामी विवेकानंद जी का था कि इंडिया नीड्स मोर फुटबॉल ग्राउंड्स देन एनी अदर रिलीजियस स्टेशंस, और इट वाज लाइक समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि इंडिया को फुटबॉल ग्राउंड ज़्यादा चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि यूथ को बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, फेथ इन इंडियन पीपल स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। ही एनकरेज इंडियंस टू डेवलप कॉन्फिडेंस, करेज एंड सेल्फ बिलीव। अच्छा, वो इनकरेज करते थे इंडियंस को कि कॉन्फिडेंस, करेज और सेल्फ बिलीव। अब जैसे आप तो कहोगे भैया हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है क्या? और करेज तो मत पूछिए, करेज तो इतना है कि मतलब समझ लीजिए बस है, बस करेज इतना बहुत ज़्यादा है। और भरोसा तो बहुत ज़्यादा है, भरोसा तो इतना ज़्यादा है जितना एलियंस को खुद पे नहीं होगा। तो बच्चे आज की डेट पे तुमको है ना ये भरोसा, जब सोचो जब कॉलोनियल इंडिया रहा होगा, जब लोगों के ऊपर ऑपरेशन रहा होगा, लोगों को इतना मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पीक पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पीक पे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पीक पे, कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन पीक पे कि ये गोरा साहब हैं, ये तुम लोग इंडियंस हो, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आपको ऐसा पता होगा कि ब्रिटिश इंडिया में ऐसे तरीके के कोर्ट्स चलते थे। आप सोच सकते हो उस समय इंडियंस का कॉन्फिडेंस कितना कम रहा होगा, उनका करेज कितना कम रहा होगा, उनको खुद पे भरोसा कभी रहा ही नहीं होगा कि क्या पता हमारा क्या होगा, वी आर डेस्टिन्ड टू लिव दिस लाइफ, दिस दिस वर्स लाइफ। सो उनका मेन ऑब्जेक्टिव उस समय के इंडिया के लोगों को ये बताना था कि आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपना करेज बिल्ड करना पड़ेगा, आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल रिवाइवल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ही एम्फसाइज रिवाइवल ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। वो चाहते थे कि भारत की जो महान सभ्यता है, इतना महान इतिहास है भारत का, इसका रिवाइवल होना चाहिए।
और ये देश के नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंट्रीब्यूट करेगी। इससे देश का जो आत्मसम्मान है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उजागर होगा। ये तुमने जो कल्चर अडॉप्ट कर लिए हैं अंग्रेज़ों वाले, है ना? ये जो आपके एलीट इंडियंस हो गए हैं कि दे आर नाउ हैविंग अ रेड वाइन विद ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये हमारा कल्चर नहीं था। आप रियल कल्चरल हेरिटेज को कैरी ऑन करो, तो आप ये कॉलोनियल डोमिनेंस से फ्री हो पाओगे। जब आप कॉलोनियल डोमिनेंस से फ्री अप हो पाओगे, तो आपके देश का खुद का सम्मान होगा इस दुनिया में। आप ब्रिटिश की मेयरली कॉलोनी बन के नहीं रह जाओगे। आई होप आप समझ सकते हो। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे कंटेम्परेरी रेलेवेंस। अब देखो बच्चे, मैंने क्या किया है कि हर पॉलिटिकल थॉट को समझाने के बाद उसका कंटेम्परेरी रेलेवेंस ऐड किया है। कंटेम्परेरी रेलेवेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो उनके उस समय के थॉट थे वो आज कैसे रेलेवेंट है। अब देखो बच्चे, जब आपको एग्जाम में लिखना है तो मैं बताऊंगा, आगे भी ये डिस्कस करूंगा कि जब जैसे मान लीजिए पूछेगा कि डिफाइन स्वामी विवेकानंद व्यूज ऑन नेशनलिज्म, तो आपको पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिख देना है स्वामी विवेकानंद जी का, फिर आपको नेशनलिज्म के सारे पॉइंट लिख देने हैं, फिर आपको लिख देना कंटेम्परेरी रेलेवेंस ऑफ हिज नेशनलिज्म। और जो बच्चे ये वाला सेक्शन है ना, कंटेम्परेरी रेलेवेंस, इसको स्टार मार्क कर लो। देखो बच्चे, प्रोफेसर ऑल्सो वांट समथिंग वेरी क्रिएटिव फ्रॉम स्टूडेंट साइड। कंटेम्परेरी रेलेवेंस जब आप लिखते हो ना, तो प्रोफेसर को ये चीज़ समझ में आता है कि बच्चे ने एक्चुअली टॉपिक को एनालाइज किया है, बच्चे ने टॉपिक को फील किया है, तब बच्चा ये चीज़ लिख पा रहा है। और बच्चे, जब आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की बात करते हो, तो वहाँ पे कंटेम्परेरी रेलेवेंस यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आपसे पहले से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको इतना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि आप जो बुक में पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज कर पा रहे हो। प्लस बच्चे, ये आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनाने में यही छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कॉलेज टॉपर बनाने में हेल्प करते हैं बच्चे। जब आप इस तरह के पॉइंट्स ऐड करते हो, आप कोट्स ऐड करते हो, आप समझ रहे हो, ये प्रोफेसर के अंदर एक अलग इंप्रेशन डालता है, क्योंकि हर बच्चा बुक ही कॉपी करके जाएगा। आप कुछ अलग लिखोगे ना, उसको आपकी कॉपी भी पढ़ने में मजा आएगी, एंड ही रियली रीड्स आउट योर नेम 2 to 3 टाइम्स कि बच्चा है कौन। दिस लीव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो बच्चे जानते हैं कंटेम्परेरी रेलेवेंस क्या है, मतलब आज की डेट में इनके नेशनलिज्म की वैल्यू क्या है। यूथ एम्पावरमेंट, जो वो हमेशा से कहते थे कि युवा सशक्त हो, युवा सशक्त हो, युवा सशक्त हो, युवा सशक्त हो, वो आज की डेट में हम देख पाते हैं कैसे हिज मैसेज कंटिन्यू टू इंस्पायर यंग पीपल टूवर्ड्स लीडरशिप एंड नेशन बिल्डिंग। अब आप खुद देखिए, आपने बचपन से स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा कि यूथ के लिए इन्होंने बहुत, मतलब आपने हमेशा से ये चीज़ सुना होगा कि यूथ कॉन्शियसनेस के लिए हमेशा स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना। क्यों सुना बच्चे? उन्होंने हमेशा यूथ की बात की। आज का डेट का जो यूथ है, मेरे और आप जैसे जो यूथ हैं, हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडल क्यों मानते हैं? ये है इनका उनका इन्फ्लुएंस। उस समय जो इनका उनका थॉट था, वो आज की डेट में यूथ को एम्पावर करने में हेल्प कर रहा है। देन रिलीजियस हार्मनी एंड टॉलरेंस, उनका आइडिया जो था वो प्रमोट करता था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, क्योंकि वो इक्विटी की बात करते थे, वो इक्वालिटी की बात करते थे, वो नेशन की ग्रेटर कल्चरल हेरिटेज और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की बात करते थे। वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते थे कि ये धर्म है, इसी को बढ़ावा मिले, उसको ना मिले, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या हुआ बच्चे, की आज के भारत में जो आप ये धार्मिक सौहार्द देखते हो ना, जो सेक्युलरिज्म देखते हो कि सब लोग आपस में मिलके, मतलब आप देखिए कि एक ईसाई के अंदर भी सेम इंडियन वाली फीलिंग है, एक हिंदू के अंदर भी सेम इंडियन वाली फीलिंग है, एंड एवरीवन हैज दैट सेम फीलिंग। और स्वामी विवेकानंद के लिए सबके अंदर इक्वल रिस्पेक्ट है। ये रिलीजियस हार्मनी और टॉलरेंस है इस देश में, जो ये धर्म को लेके आप समझिए, जो ये सेक्युलरिज्म की भावना है कि ये मतलब सबका देश है। तो इस तरह की जो फीलिंग है ना बच्चे, ये स्वामी विवेकानंद जी के आइडिया में हमको उस समय भी देखने को मिलती है। फिर नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिज टीचिंग्स एनकरेज कॉन्फिडेंस इन इंडियाज कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ्स। अब आप देखिए, उस समय वो कल्चरल प्राइड की बात करते थे कि इंडिया को अपने कल्चर पे प्राइड करना चाहिए, और आज की डेट में देखिए हम अपना नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिए हैं। अब हम सबसे एंशिएंट सोसाइटी हैं, हमने योगा वर्ल्ड तक पहुंचा दिया, हमने वर्ल्ड तक ग्रेटर आइडियाज पहुंचा दिए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम पहुंचा दिया, है ना? हमने और बड़े-बड़े, मतलब जो स्पिरिचुअल और फिलॉसफिकल वैल्यूज़ हैं, हमने वो वर्ल्ड को दी। तो ये नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है इंडिया का। देखिए, इंडिया में लोग आते हैं बाहर से देखने, यहाँ का कल्चरल हेरिटेज एक्सपीरियंस करने आते हैं। तो ये इस देश का कॉन्फिडेंस है। आपको प्राउड फील होता है ना कि वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑन आवर कंट्री, कि इस तरह का हमारी कंट्री को एक्सपोज़र मिल रहा है एंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो आप ये नेशनल कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये गवर्नमेंट भी हमारी कितनी कॉन्फिडेंट फील करती होगी दैट यस, वी आर इन इंडिया, वी आर वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट civilization of this world. तो दिस इज व्हाट इज नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस इज।
Coming up to next point, eradication of caste and poverty. His emphasis on social services remain relevant for inclusive development. देखिए यहाँ पे eradication would not be exact word, बट इनका जो व्यू था सोशल सर्विस के लिए कि हर इंसान की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन होनी चाहिए। इससे बच्चे हम क्या देखते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि जब गवर्नमेंट भी वर्क करती है आज की डेट में, इंक्लूसिव मतलब होता है बच्चे समावेशित विकास। ये हिंदी में बता रहा हूँ और मैं आपको ईजी लैंग्वेज बताऊँ कि जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो आप देखिए जो गवर्नमेंट है आज की डेट में, वो भी कास्ट और पॉवर्टी में भेदभाव नहीं करती, सबका चाहती कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। देखिए मैंने ये लाइन ही बोल दी गवर्नमेंट की। तो सबका साथ और सबके विकास की ये आइडियोलॉजी जो है, ये हमें उस समय देखने को मिलती स्वामी विवेकानंद के थॉट में, जब वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान बराबर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। कमिंग अप टू कोट्स एंड मेथड्स। तो कोट्स एंड मेथड्स बच्चे ये है कि जो ये नेशनलिज्म का इनका मेथड था, इसमें मतलब नेशनलिज्म के जो इनका आइडिया था, इसको इन्होंने कैसे अचीव किया, तो ये बताएगा मेथड्स। और कोट्स आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, जैसे आपने मान लीजिए आपको आपसे पूछा एग्जाम में कि डिफाइन नेशनलिज्म, तो आपने स्वामी विवेकानंद जी का एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर हिज व्यूज ऑन नेशनलिज्म लिखने के बाद आपने 2 ठो कोट्स लिखे, फिर वो 10 पॉइंट्स एक्सप्लेनर लिखे, फिर उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखा, इस तरह से, और लास्ट में मेथड्स लिख के उसको कंक्लूड कर दिया। दैट इज हाउ एन परफेक्ट आंसर राइटिंग इज बीइंग डन फॉर बीए एग्जाम। नाउ कमिंग अप टू मेथड्स, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन, मतलब रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके नाम पे मिशन शुरू हुआ था, रामकृष्ण मिशन 1897। इसके थ्रू स्वामी विवेकानंद जी ने अपने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के थ्रू किया। यूथ मोबिलाइजेशन, मतलब जो युवा हैं उनको साथ जोड़ के युवा साथियों को स्पीच देना। आपने सुना होगा उनकी मेक्सिको की एक बहुत फेमस स्पीच थी, नहीं सुनी होगी तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसमें जाइए यूट्यूब पे और इसको सर्च करिएगा उनकी मेक्सिको की स्पीच को। फिर सोशल सर्विस जो वो करते थे। कोट्स क्या है, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप, एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, मतलब उठो, खड़े हो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को मत प्राप्त कर लेना। ईच वर्ल्ड हैज डेस्टिनी टू फुलफिल, सेकंड कोट है, ईच नेशन हैज अ डेस्टिनी टू फुलफिल, इंडियाज डेस्टिनी इज टू स्पिरिचुअलाइज द वर्ल्ड। ये उनकी शायद मेक्सिको की स्पीच की लाइन थी। इट इज सो गुड कि हर देश की एक डेस्टिनी होती है, हर देश का एक उद्देश्य होता है कि उसे क्या करना है, और इंडिया का उद्देश्य ये है कि उसे इस पूरे वर्ल्ड को स्पिरिचुअलाइज करना है, इस पूरे वर्ल्ड में एथिकल और मॉरल वैल्यूज देनी है। उस समय के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। आप सोचिए उस समय पूरे वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म एकदम पीक पे था, हर कंट्री दूसरे कंट्री पे कॉलोनाइज करना चाहती थी, दूसरे के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहती थी, लोगों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा था। तो उस समय वो कहते थे कि हर देश का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पूरा देश, ये पूरा विश्व जो है स्पिरिचुअलाइज हो, ये पूरा विश्व जो है आध्यात्मिक वैल्यूज से भरा हो, मतलब जहाँ पे एथिक्स हो, जहाँ पे मॉरल हो, जहाँ पे एक सर्विट्यूड की फीलिंग हो, जहाँ पे लोगों के लिए केयर हो, जहाँ पे सोशल वेलफेयर हो, ऐसा स्पिरिचुअलाइज समाज हमें क्रिएट करना है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे बच्चे। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Coming up to his next view, so his views on religion as realization. He believed religion is realization through personal experience rather than blind belief. इनका मानना था कि रिलीजन जो है बच्चे, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, मतलब आत्मबोध है, खुद को जानना ही रिलीजन है। रिलीजन कोई बिलीफ नहीं है कि मैंने आपको कह दिया कि ऐसे करते आओ तो अब आप भी करते आ रहे हो, आपके बच्चे भी करते आ रहे हैं, सब करते आ रहे हैं। नहीं, रिलीजन, धर्म क्या है, धर्म के रियल वैल्यूज क्या है, ये आपको अंदर से महसूस करना पड़ेगा, आपको सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा, तब इसका रियल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने गौतम बुद्ध का एग्जांपल लिया था, बुद्धा बुद्धा की आइडियोलॉजी में क्या था बच्चे। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब सर्व धर्म संभाव, सब धर्मों को एक साथ रहना चाहिए, सब धर्मों को पीसफुली रहना चाहिए। सो ही थॉट दैट ऑल रिलीजन्स अल्टीमेटली लीड टू द सेम ट्रूथ, मतलब हर जो धर्म है बच्चे इस दुनिया का, वो परम सत्य को प्राप्त होता है। परम सत्य मतलब ईश्वर को प्राप्त होता है। गॉड इज सिंगल, ये परम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ इज सेम। आपका रास्ता ये है, मेरा रास्ता ये है, किसी और का रास्ता ये है, सब अल्टीमेटली एक ही गॉड को, एक ही परम सत्य को, एक ही परमात्मा को मिलोगे। इसलिए हर धर्म को एक साथ रहना चाहिए, सब में यूनिटी होनी चाहिए। Next is divinity of man. He believed that every individual possesses divine potential. उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर अलौकिक शक्ति और क्षमता है।
जैसे आप सुने होंगे कई रिलीजियस लीडर्स को आप मतलब रिलीजियस गुरुज को आपने कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है, तुम्हारे अंदर दैवीय क्षमता है। तो ये वही डिवाइन पोटेंशियल, ये वही डिवाइन पावर है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है और हर व्यक्ति के अंदर वो डिवाइन पोटेंशियल है। ऐसे बुद्धा में भी आप देखिए कि उनके अंदर जो उनका सेल्फ रिकॉग्निशन था, जो उनका ये देखिए कि जो उनके अंदर जो सेल्फ एनलाइटमेंट था बुद्धा का, वो सेल्फ एनलाइटमेंट इस बात का प्रतीक है कि उनके अंदर ही डिवाइन पोटेंशियल था। प्रैक्टिकल रिलीजन, नेक्स्ट पॉइंट, ही एम्फेसाइज्ड प्रैक्टिसिंग रिलीजन थ्रू सर्विस एंड मॉरल कंडक्ट। उनका मानना था कि रिलीजन की असली प्रैक्टिस तब है जब हम लोगों की सर्विस करें, हम अच्छा काम करें। केवल रिलीजन फॉलो करने का मतलब केवल ये नहीं कि हम कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हमें प्रैक्टिकली उसे फॉलो करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम केवल साधना में लिप्त हैं, हम केवल या हम किसी इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं, नहीं, हमें सर्विस के थ्रू उसको अप्लाई करना है, हमें मॉरल कंडक्ट या अच्छे आचरणों के थ्रू उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन एज ए स्ट्रेंथ। He regarded religion as source of courage and inner power। उनका मानना ये था कि जो रिलीजन है वो एक स्रोत के रूप में है, स्रोत मतलब एक सेंटर के रूप में है, किसका, करेज और इनर पावर के। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है, जो धार्मिक काम करता है, जो आध्यात्मिक काम करता है, उसको अंदर से पावर मिलती है, वो करेजियस होता है, उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे बच्चे। चलिए इसको क्लियर करता हूँ, आप अपने नोट्स पे राइट डाउन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। Next point is rational and scientific religion। He believed religion should be compatible with reason and scientific thinking। उनका ये मानना था कि जो धर्म है उसके अंदर रीजन यानी कि तर्क होना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और साइंटिफिक बातें होनी चाहिए, केवल अंधविश्वास या ऐसे बिलीफ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सलिज्म एंड टॉलरेंस। ही एडवोकेटेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल फेथ। उनका मानना था कि हर तरीका जो व्यक्ति फॉलो कर रहा है, हर धर्म जो व्यक्ति मान रहा है ईश्वर को पाने के लिए, आप उस सब पे विश्वास रखिए, सब चीज़ सही है। क्योंकि हर धर्म, जैसे हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा बचपन से, कि हर धर्म हमें सिर्फ अच्छी ही बातें सिखाता है। तो हर हर धर्म और हर विश्वास पे आपको भरोसा रखना है, और ये सामाजिक और ये वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज रिलीजन ऑफ एक्शन। ही बिलीव्ड ट्रू रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू सेल्फलेस एक्शन। मतलब असली धर्म वही है, या असली रिप्रेजेंटेशन कि हम बहुत धार्मिक है, असली इसका रिप्रेजेंटेशन वही है जब हम सेल्फलेस एक्शन करें। मतलब खुद को सेंटर पे ना रखें कि हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। सेल्फलेस एक्शन मतलब खुद को ना सेंटर पे रखते हुए, खुद के बेनिफिट को ना देखते हुए हम काम करें दूसरों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। Next is religion and national regeneration। He considered religion essential for India's moral and national revival। उनका मानना था कि धर्म एक ऐसी, मतलब समझ लीजिए आपकी आधारशिला है, एक ऐसी मतलब जड़ है, एक ऐसी आप समझ लीजिए एक ऐसी फाउंडेशन स्टोन है जो भारत की आध्यात्मिक चेतना तो जगाएगी, भारत की मॉरल और नेशनल रिवाइवल के लिए हेल्प करेगी। मतलब जो इंडिया का मॉरल और एथिकल और नेशनल जो आइडेंटिटी जो लॉस्ट है, उसके रिवाइवल के लिए रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, फेथ इन गॉड एंड वन सेल्फ। ही एम्फसाइज्ड कॉन्फिडेंस इन बोथ गॉड एंड वन ओन्स कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा कि ईश्वर पे भी भरोसा करिए, ईश्वर पे भी विश्वास दिखाइए, उन पर भी कॉन्फिडेंस रखिए, साथ ही साथ अपनी कैपेबिलिटी पे भी मतलब कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं भी मजबूत हूँ और मुझे मजबूत करने वाला ईश्वर तो मजबूत है ही है। इस तरह की चीज़ें उनका कहना था। चलिए आई होप आप इस चीज़ समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कमिंग अप टू कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की व्हाट वाज हिज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ रिलीजियस आइडिया। मतलब वो जो धर्म के बारे में सोचते थे, इसको लेके कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस टॉलरेंस। हिज मैसेज स्ट्रेंथ्स कम्युनल हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। जब उन्होंने ये कहा कि सब विश्वास सही है, सबके विश्वास को मानिए और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा दीजिए, तो इससे कम्युनल हार्मनी हुई। सब जो धर्म संप्रदाय के लोग थे वो आपस में पीसफुली रहना शुरू कर दिए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आज की डेट में हमको देखने को मिलता है, जैसे कहते हैं ना सर्वधर्म समभाव, जैसे ये बात है। तो ये जो चीज़ है ये हमें आज की डेट में इस तरह से मैनिफेस्ट होते हुए दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनल फेथ। हिज आइडियाज इनकरेज साइंटिफिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। देखिए आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि रिलीजन साइंटिफिक और रैशनल होना चाहिए। देखिए कोई भी धर्म में, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास कम से कम होता जा रहा है। हर चीज़ के पीछे एक तर्क है, हर चीज़ के पीछे एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग है। रिलीजन जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि रिलीजन रैशनल होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अंधविश्वास पहले के टाइम पे बच्चे, मान लीजिए सती प्रथा थी कि हस्बैंड हैज़ डाइड तो वाइफ को भी आप हस्बैंड के उसमें जला दीजिए। ये एक कुप्रथा थी बच्चे, ये एक रूढ़िवादिता की निशानी थी। इसमें कोई रैशनैलिटी, कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज की डेट में रिलीजन आर बिकमिंग रैशनल एंड साइंटिफिक। ये उनके उस समय के थॉट को हम आज इस तरह देख पाते हैं।
नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस। हिज फिलॉसफी सपोर्ट यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमन ब्रदरहुड। जैसे मैंने कहा ना कि वैश्विक भाईचारा हो, तो जो इनकी ये फिलॉसफी थी, इससे क्या हुआ कि पूरे जो दुनिया है उसमें पीस आया। इंडिया की फिलॉसफी भी आप देखिए, जैसे अभी हम लोग कितनी बारी चीज बोल चुके हैं, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। इसका मतलब है कि होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, होल वर्ल्ड फैमिली है तो पीस होगा हर जगह, है ना। और ह्यूमन ब्रदरहुड, जो हमने पहले भी बात की यूनिवर्सल ब्रदरहुड की सब में वैश्विक भाईचारा। नेक्स्ट इज मॉरल एजुकेशन। हिज टीचिंग रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एथिकल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा थी वो आज की डेट में लोगों के चरित्र के निर्माण में और उनकी एथिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। आप भी सब एग्री करेंगे इस बात से। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे। देन कमिंग अप टू मेथड्स एंड कोड्स। मेथड्स मतलब वो चीज़ें इन्होंने कैसे अचीव की। वेदांतिक फाउंडेशन मतलब वेदांत आपको पता होगा कि जो हमारे ग्रंथों के बाद जो वेदांत आते हैं, तो वेदांतिक फाउंडेशन की टीचिंग देके, पब्लिक लेक्चर्स करके, जैसे मेक्सिको में रामकृष्ण मिशन से। देखिए रामकृष्ण मिशन कॉमन पॉइंट है, तो इसको आप हर जगह लिख सकते हैं। स्क्रिप्चुअल इंटरप्रिटेशन से मतलब जो धार्मिक किताबें थी जो स्क्रिप्चुअल थे, उनका इंटरप्रिटेशन करके, उनका खुद से उनका अनुवाद करके, उनका मतलब खुद से समझा के। रिलीजन पे कोट क्या था, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। मतलब रिलीजन उस परम पिता परमेश्वर या उस डिविनिटी का मैनिफेस्टेशन है, उस डिविनिटी को जानना है, उस डिविनिटी को पहचानना है जो व्यक्ति के अंदर पहले से है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसको क्लियर करते हैं और बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट बच्चे, मेन आइडिया। अब देखिए ये सारे आइडिया का क्रक्स है, तो अगर उनसे पूछेगा कि व्हाट, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो आप इस मेन आइडिया को लिख देंगे, सारे पॉइंट्स इनके क्रक्स हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं बच्चे, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। जैसे डिविनिटी ऑफ मैन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, रिलीजन एज रियलाइजेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैन मेकिंग एजुकेशन। सो एजुकेशन शुड बिल्ड कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, आत्मविश्वास का निर्माण हो और आत्मनिर्भरता का निर्माण हो। जैसे आज कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, तो सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, इस चीज का निर्माण हो। देन यूथ एज पावर ऑफ नेशन। यूथ आर ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ फॉर नेशनल डेवलपमेंट। मतलब यूथ सबसे बड़ा फोर्स है देश के विकास के लिए। देन एजुकेशन फॉर कैरेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन होना जरूरी है ताकि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और मॉरल लीडर्स बने कल के। मतलब नेशन बिल्डिंग होगा भाई, जब जिम्मेदार नागरिक को, जब अपनी जिम्मेदारियों को पहचानोगे तब तो देश को आगे बढ़ाओगे। आई होप आपको क्लियर है। इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फेथ इन सेल्फ एंड गॉड। देखिए पॉइंट हमने पढ़ लिया कि गॉड पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे भी भरोसा होना चाहिए। डायनेमिक एंड प्रैक्टिकल वेदांता। वेदांता शुड गिव प्रैक्टिकल लाइफ एंड सोशल सर्विस। मतलब वेदांत को फॉलो करिए, प्रैक्टिकल लाइफ को फॉलो करिए और सोशल सर्विस डिलीवर करिए। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन शुड रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब बराबर अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिलीजियस टॉलरेंस। एवरी रिलीजन डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। मतलब हर धर्म को बराबर सम्मान और बराबर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा ना सारे फेथ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि सबका अल्टीमेट गोल एक ही है, परमपिता परमेश्वर। तो ये उनका रिलीजियस टॉलरेंस का व्यू है। नेक्स्ट इज मॉरल एंड एथिकल आइडियलिज्म। सोसाइटी शुड बी गाइडेड बाय ट्रूथ, मोरालिटी एंड सेल्फलेस सर्विस। मतलब जो समाज है उसका जो उद्देश्य है वो सत्य होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए और सेल्फलेस सर्विस होनी चाहिए। मतलब खुद को बाहर रख के दूसरों के लिए सेवा भाव से समर्पित, सोशल वेलफेयर। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बच्चे, इस आइडिया का क्या है। यूथ एम्पावरमेंट हम देख पाते हैं, जानते हैं हम, ये चीज़ हमने डिस्कस की है। एजुकेशन एंड कैरेक्टर, उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी थी वो आज की डेट में रेलिवेंट है। होलिस्टिक मतलब पूरा आप कहिए, होलिस्टिक मतलब कि हर तरफ से, हर डायमेंशन से डेवलपमेंट के लिए। सोशल इक्वालिटी में देखने को मिलता है क्योंकि वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात करते थे हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। नेशनल प्राइड, एक देश के प्रति गौरव दिखता है। ही इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन नेशनल इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, कि देश का जो कल्चरल हेरिटेज उसको रिकॉग्नाइज करो, समझ रहे हो, उसके प्रति एक सम्मान दिखता है आपको देश के प्रति। एथिकल लीडरशिप। हिज आइडियाज इनकरेज वैल्यू बेस्ड पब्लिक लीडरशिप। उनके जो आइडियाज थे वो ऐसा दिखाते हैं कि जो लीडरशिप होनी चाहिए वो देश की एथिकल होनी चाहिए। मतलब लोगों के प्रति समर्पित होनी चाहिए, करुणामयी होनी चाहिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, समझ रहे हैं। मतलब लोगों की सर्विट्यूड में होनी चाहिए, लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतरीन होनी चाहिए। इस तरह की चीजें बच्चे, इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चे आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पॉइंट्स आर इजी एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। स्टिल अगर बच्चे आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट कमेंट करेंगे एंड आई विल रिप्लाई यू। मूविंग फॉरवर्ड, मेथड्स एंड कोर्स कैसे उन्होंने ये किया। देखिए रामकृष्ण
मिशन मैंने कहा था ये हर जगह रहेगा। पब्लिक लेक्चर्स बच्चे, फिर एजुकेशनल मूवमेंट, सर्विस फिलॉसफी। इससे रिलेटेड बच्चे कोट क्या है? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। मतलब मजबूत रहना ये शक्ति ही जिंदगी, और कमजोरी तो मृत्यु की निशानी। भाई जो व्यक्ति कमजोर है वो मृत के समान है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, भैया मेरा कैसे निकलेगा, मैं कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा, मेरे बीए में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कमजोरी है बच्चे। देखिए भगवत गीता में भगवान ने यही ना कहा है ना कि उठो अर्जुन, गांडीव उठाओ, युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, स्ट्रेंथ दिखाओ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। नेक्स्ट इज रिलीजन इज नॉट बिलीविंग बट इन बीइंग एंड बिकमिंग। रिलीजन का मतलब केवल मानना नहीं है लेकिन वो बनना है। मतलब इन बीइंग एंड बिकमिंग, मतलब रिलीजन का मतलब केवल एक विश्वास नहीं है कि हाँ सबको अच्छा होना चाहिए तो हर रिलीजन कहता है, सबको सत्य प्रिय होना चाहिए तो हर रिलीजन कहता है, सबको ट्रूथफुलनेस मानना चाहिए, सबको एथिकल कैरेक्टर रखना चाहिए। ये नहीं, बनो वैसा जैसा रिलीजन कह रहा है वैसा बनो, तो तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे। बात यही है ना कि धर्म की किताबें पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धर्म को मानना शुरू करें। एक इस तरह का आइडिया है। धार्मिक आचरण करें, इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चे अपने नोट्स में। मूविंग टू, सो बच्चे यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है एंड दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कहते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस स्वामी विवेकानंद कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड इवैल्यूएट्स इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। मतलब स्वामी विवेकानंद जी के जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है और इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पहचानिए। देखिए ये हमने किया हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन रिलीजन एंड नेशनल रिजनरेशन, बिल्कुल हमने किया हुआ है, आप कर लेंगे इजीली। Explain the major political and philosophical ideas of Swami Vivekanand with special reference to man making education and youth empowerment। देखिए बच्चे, इसमें मेजर पॉलिटिकल और फिलोसफिकल आइडिया जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली वो आपसे यही जानना चाहता है। तो पॉलिटिकल में नेशनलिज्म आ जाएगा बच्चे, और फिलोसफिकल में रिलीजन और मैन मेकिंग इन द सेंस, मतलब वही चीज़ है जो मेन आइडियाज है यूथ से रिलेटेड, वो सारे आ जाएगा। डिस्कस स्वामी विवेकानंद कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड नेशन बिल्डिंग। आपको यहाँ पे बच्चे वही लिखना है, नेशनलिज्म से रिलेटेड नेशन बिल्डिंग की बात है। इवेल्युएट द रेलेवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद आइडिया इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी सोशल एंड नेशनल चैलेंजेस। कंटेम्प्रेरी सोशल एंड नेशनल चैलेंजेस बच्चे आप समझो, जो हमने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पढ़ा है आपको उससे निकालना है। जैसे कंटेम्प्रेरी सोशल, कंटेम्प्रेरी नेशनल चैलेंजेस क्या है कि लोगों के अंदर, मतलब कंटेम्प्रेरी नेशनल चैलेंजेस क्या है, जैसे रिलीजियस हार्मनी कुछ लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उनके जो सोशल आइडियाज थे, जैसे वुमेन के प्रति जो क्राइम बढ़ रहा है, नेशनल चैलेंजेस, तो वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसे आप देखोगे वुमेन्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो ज़्यादा है हाई स्कूल्स में, है ना। ये तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होके बता रहा हूँ, बट मैं सिंपली अगर आपको बताऊँ तो जो उनके कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ थे वही उनका आज का रेलेवेंस है, और वही नेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। चाहे वो फिर रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर लीजिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर लीजिए, और नेशनल चैलेंजेस कैसे, जैसे कम्युनिटी जो कम्युनल राइट्स होते हैं, अगर हम उनके सोशल आइडियाज़ पे चलें तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम वुमेन का मैनिफेस्टेशन उनके हिसाब से करें तो हम अपने वुमेन्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। उनके हिसाब से हम अपने यूथ को एजुकेशन दें तो हमारा यूथ जो है वो नेशनल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकली एग्जामिन स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब उनकी जो फिलॉसफी थी रिलीजन के कंटेक्स्ट में, रिलीजन के पॉइंट्स लिखने हैं, उसके आपको वो लिखना है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। एजुकेशन मतलब बच्चे यहीं पे आपको जो यूथ एम्पावरमेंट की बात है आपको ये लिखना है, आपको नेशन बिल्डिंग की बात लिखना है, आपको एजुकेशन फॉर ऑल लिखना है। समझ रहे हैं इस तरह के पॉइंट्स। देन सोशल सर्विस, सोशल सर्विस मतलब बच्चे सर्विट्यूड फॉर ऑल, जैसे हमने कई बार पीछे पॉइंट्स में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में भी सर्विट्यूड की एक फीलिंग देखी है। हमने रिलीजन वाले पॉइंट में, उनके मेन आइडियाज़ वाले पॉइंट में बहुत सारे सोशल सर्विस की बात की गई है। तो ये सब आपको लिखना है। अब देखिए मैं बताऊँ कि आंसर राइटिंग करते कैसे बच्चे। हालाँकि इसका एक डेडिकेटेड सेशन बच्चे मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा कि मैं जिसमें प्रॉपर आंसर की कॉपीज़ लेके आऊँगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड इन जस्ट वेरी डिसेंट एफर्ट। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, कि एकदम जान देनी पड़ेगी आंसर लिखने के लिए, नहीं। एक सिंपल से कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं ऐसे लेके आऊँगा जिससे आपके बीए की आंसर राइटिंग बहुत हद तक इवॉल्व हो जाएगी। और जब आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी ना बच्चे, तो आप कंटेंट भले कम लिखो और नॉमिनल लिखो, लेकिन जब आप आंसर अट्रैक्टिव लिखते हो, जब उसको आप प्रेजेंटेबल बनाते हो ना, वो आपको अपने आप नंबर देके जाता है। चलिए मैं यहाँ बता दूँ आपको कैसे लिखना है। देखिए पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको भैया बच्चे स्वामी विवेकानंद जी का एक इंट्रोडक्शन लिखना है, जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद जैसे अगर नेशनलिज्म की बात हो रही है तो आपको लिखना है व्यूज ऑन नेशनलिज्म।
फिर आपको नेशनलिज्म पे उनके 2 ठो कोट लिखने हैं कि अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, फिर वो 2 ठो कोट जो मैंने जैसे मेंशन किए थे। उसके बाद आपको उनके मेन आइडियाज़ लिखने हैं सारे, उसका कंटेम्परेरी रिलेवेंस लिखना है, लास्ट में आपको मेथड लिखना है और फिर आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है कि स्वामी विवेकानंद इज़ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी व्हेन इट केम अप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, और जिस तरह भी आप उसको फ्रेम करना चाहें अपने कंक्लूजन को, है ना? स्वामी विवेकानंद's nationalism is not only manifested at the theoretical level but also seems to be applied practical when we talk about our national ideals and goals such as विकसित भारत 2047। ऐसे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना रेलेवेंट और थोड़ा सा डायनेमिक कंक्लूजन आपको लिखना है। इस पैटर्न में बच्चे आपको लिखना है और इस पैटर्न में लिखने के बाद बच्चे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आपके बीए के एग्ज़ाम में। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे। थैंक यू। दिस वाज इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बच्चे इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। आपको पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सब कंटेंट मिलेगा। आपको इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और सब कुछ मिलने वाला है। आप अपने जूनियर्स को अपने शेयर करिए ये वीडियो। साथ ही साथ बच्चे मैं फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन वाले भी जो आपके फ्रेंड्स हों उनको भी प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करेगा बच्चे न्यू वीडियोस के लिए और लाइक करेगा क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ वरना आपको दिखेगा नहीं तो आपका लाइक क्योंकि बच्चे मुझे मोटिवेट करता है। आपका सपोर्ट बच्चे मेरी ताकत है। मुझे यूनिवर्सिटी में हमेशा से अपने जूनियर्स का बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है। शेयर करिएगा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा क्योंकि मेरा मानना है हमें सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है। सिखाऊंगा मैं, जीतोगे आप, क्योंकि नोट से नहीं सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे कहते हैं भैया आपकी नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए। क्या करोगे बच्चे मेरे नोट्स का जब मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। सो थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।